हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो सबसे पहले यही समझने की जरूरत है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती क्या है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को समझने से पहले हम कंसीडर करते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। जब ये मैकेनिक्स वर्ड है तो इसका क्या मतलब है। तो जब भी मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। यानी ये क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं विद द रिलेशनशिप ऑफ मोशन एंड फोर्स। यानी फोर्स का मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो मैं जानता हूं कि मोशन हो जाएगा। तो मोशन और फोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में हम जहां पर भी स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दैट ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स कहा जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of relationship between motion and force of physical objects। तो ये हमारी मैकेनिक्स की डेफिनेशन है कि ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन और फोर्स में जो रिलेशंस हैं उनमें, उसके बारे में हम जहां भी स्टडी करेंगे वह क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स कहलाएगा। अब मैकेनिक्स को जनरली दो ब्रांच में कैटेगराइज किया गया है। मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती हैं हमारे पास। यानी अगर हम मैकेनिक्स को कहें तो एक हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं फर्स्ट ब्रांच को। एंड द सेकंड ब्रांच इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये इस मैकेनिक्स की तो एक ब्रांच है, ये तो यहां से पता चल गया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो अब सवाल आता है वन बाय वन कि भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होती है एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जहां पर हम जिन ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होना चाहिए उसमें जो लिमिट है वेलोसिटी की वो कहां तक होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पर चल रहा है, मे बी मतलब बहुत ही छोटी स्पीड्स पर वो ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे हमने बोला 100 माइल्स पर आवर, या हमने बोला 100 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, या 300 मीटर पर सेकेंड। तो इन जगह छोटी स्पीड्स पर जब वो मूव करेंगे और क्या हो रहा हो, सारे न्यूटन के लॉ फॉलो हो रहे हो। जब भी हम न्यूटोनियन के मैकेनिक्स की बात करते हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सारे लॉज क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो यानी मैं ये कह सकता हूं, जब भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन की जिनकी वेलोसिटी क्या होती है, जिनकी वेलोसिटी होती है लेस देन c, यानी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से जो कम स्पीड पर, कम क्या, बहुत ही कम स्पीड पर, आप यहाँ पे दो एरो लगा सकते हैं कि बहुत ही कम स्पीड पर जो ट्रेवल कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा, हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाएगा। हम इन स्पीड वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम ऐसा कह सकते हैं वो वाली मैकेनिक्स जहां पे ऑल लॉज ऑफ न्यूटन ओबेज, सारे जो न्यूटन के लॉ हैं वो ओबे किए जाए, सारे न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल हो, वह क्या कहलाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं समझने के लिए भाई कि ये चलो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया जहां पे न्यूटन के लॉ फॉलो होते हैं, जो हमने ऑलरेडी 11th 12th क्लास में पढ़ा है। तो फिर ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है।
तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अब क्या होता है? तो भाई जैसा अभी हमने पढ़ा कि एक हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, जिसमें हमने पाया कि वहां पर न्यूटन के सभी लॉ लगते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने अराइज होती है, दैट इज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। यानी स्पीड ऑफ लाइट पे जो भी बॉडी चल रही है उसके लिए न्यूटोनियन फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि कोई भी बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रही है और वो v स्पीड ऑफ लाइट से कम है और बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहां पे काम करेगी। लेकिन क्या होगा जब हम कहें कि व्हेन आ बॉडी मूव्स विथ स्पीड कंपैटिबल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी अगर मैं कहूं कि एक बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट c पर ट्रेवल करने लगे या लगभग स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करने लगे, तो फिर क्या न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहां पे वैलिड होगी? तो भाई इसका आंसर है नहीं। तो न्यूटन के जो हमारी मैकेनिक्स है वो वहां पे जाके फेल हो जाती है। तो जब ये फेल हो गई तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या करा, 1905 में एक रिलेटिविटी की थ्योरी पेश करी और उसको कहा गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे कहा गया, या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हम इसको कहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहा गया एंड साथ में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज भी कहा गया। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी पेश करी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने पाया कि यहाँ पे जो उन्होंने फोर्स और मोशन के रिलेशंस क्रिएट करे वो किस कॉन्सेप्ट किस बिहाफ पे थे, वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए थे जो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे थे। यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाई गई जो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे थे। तो इससे हमारी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तो इससे हमारा एक नया सब्जेक्ट डेवलप हुआ और जिसको हमने नाम दिया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, तो ये लिखा हुआ है इट रेफर्स टू मैकेनिक्स कंपैटिबल विद स्पेशल रिलेटिविटी। तो एक ऐसी मैकेनिक्स जो किसके साथ आपको कंपैटिबल, किसके बारे में पढ़ाने वाली है, आपको पढ़ाने वाली है स्पेशल रिलेटिविटी। इसको यही वही है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये वही है। एंड जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में जो आपको मैकेनिक्स पढ़ाती है, दैट मैकेनिक्स इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। एंड ये आपको और क्या पढ़ाने वाली है, इट प्रोवाइड्स अ नॉन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और फ्लूइड। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या एक फ्लूइड के लिए ये क्या करने वाले हैं, जो किस पर चल रहे हैं, विच मूव्स ऑन वेलोसिटी कंपैटिबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल या ऐसे फ्लूइड जो क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के लगभग स्पीड ऑफ लाइट पे या उससे ज्यादा पे ट्रेवल कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, उससे कम पर, थोड़ा कम पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उनके बारे में या उनके लिए जो भी फोर्स एंड मोशन के रिलेशंस क्रिएट होने वाले हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करने को मिलता है। तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स खत्म होने के बाद, मतलब जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है कि हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं जो मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट से जो मूव करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे बेसिकली हमें समझना होगा, जैसा हम अब जब भी हम अपनी मैकेनिक्स की स्टार्टअप करते हैं तो हम समझते हैं सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्कस करने के लिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, होता क्या है, तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को ये बताना है कि वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो अगर बॉडी के रेस्ट या मोशन को डिफाइन करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक ऑब्जर्वर की। चलिए इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो।
अब 3 फ्रेंड हो और आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि 2 फ्रेंड तो आपके 2 ट्रेन्स में बैठे हैं जो पैरेलली मूव कर रही है विद सेम वेलोसिटी, और एक फ्रेंड आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक पर्टिकुलर के लिए जो वेलोसिटी होगी ट्रेन्स की वो किस तरीके से डिफाइन होगी। तो जो पर्टिकुलर पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको ऐसा लगेगा कि आप और आपका जो दूसरा अदर फ्रेंड है जो ट्रेन में बैठा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनको दोनों बॉडीज मूव करती हुई दिखाई देंगी विद सर्टेन वेलोसिटी। लेकिन अब जो आप लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो अगर मान लो कि जो एक ट्रेन में बंदा बैठा है, अब वो एक ट्रेन वाले को देख रहा है अदर पर्सन को, तो ट्रेन वाला उसको लगेगा कि वह रेस्ट में है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस केस में फील आएगा कि भाई जो ट्रेन वाला पर्टिकुलर पर्सन है वो तो रेस्ट में है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म वाला पर्सन है वो क्या है, मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा आपको देखने में फील आएगा, आपको वहां पे ऐसा लगेगा। तो भाई ऐसा क्यों फील हो रहा है पहली बार, तो भाई सारे जो कॉन्सेप्ट है मोशन का, वेलोसिटी का या रेस्ट का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें कैसे पता चलने वाले हैं, एक ऑब्जर्वर डिफाइन करता है कि भाई मोशन है नहीं है, रेस्ट है नहीं है। तो एक ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही जो ऑब्जर्वर है, अब हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है हम उसे एक ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिस्टम को लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाता है, एक सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट जिससे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉडी को मोशन में है या रेस्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो डेफिनेशन ये होती है कि तो द मोशन, अब हम जब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन होती है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड विद रेस्पेक्ट टू सम वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, दिस सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी हम किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। या फिर आप जैसा मैंने इससे पहले बताया कि एक रेफरेंस पॉइंट क्या है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट है जिससे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं पर्टिकुलर बॉडी को कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर भी मूविंग है, बॉडी भी मूविंग है, तो जो वेलोसिटी वहां पे कैलकुलेटेड होगी वो ओरिजिनल थोड़ी कैलकुलेट हो जाएगी, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली 2 टाइप के होते हैं। अब वो 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है कौन सा वाला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड जो सेकंड टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा सेकंड कैटेगरी है। तो हमारे पास टोटल 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवेलेबल हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि नाम में आ रहा है इनर्शियल यानी इनर्शिया से रिलेटेड है कुछ। तो जब भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बॉडी होती है, हियर जो बॉडी है, बॉडी ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो वही ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बॉडी होती है वो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे करती है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो भी लॉज हैं वे सभी लॉ फॉलो होने चाहिए अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। अब चलिए एक बार मोशन से रिलेट करके देखते हैं कि मोशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो मोशन में क्या होता है, यहाँ पे मोशन में होता है कि इन इनर्शियल फ्रेम a body is at rest or in uniform or
moving with a constant velocity से मूव कर रही होनी चाहिए, नो एक्सेलरेशन वहां पे नहीं हो रहा होना चाहिए। यानी कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पे जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होगा या वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विदाउट एनी एक्सीलरेशन। और साथ में जब भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के सभी लॉ एप्लीकेबल होते हैं। यानी ये कहां पर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द रेसिप्रोकल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके जस्ट उल्टे ही होंगे। तो भाई यहां पे सीधी सी बात कि कोई भी न्यूटन का लॉ ओबे नहीं होगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नो लॉज ऑफ न्यूटन्स ओवेज, कोई भी न्यूटन के लॉज फॉलो नहीं होंगे, कोई न्यूटन के लॉ यहाँ पे ओबे नहीं होने वाले हैं। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम a body is in acceleration without any force applied। मतलब जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आपको पहला तो ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूटन का लॉ यहाँ पे ओबे नहीं होने वाला है। तो न्यूटन का कोई लॉ नहीं लगने वाला, ये नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल मतलब न्यूटन का इनर्शिया वाले कोई लॉ नहीं लगना। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ बॉडी इज इन एक्सीलरेशन। बॉडी जो हो सकती है यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने वाली थी या रेस्ट में होने वाली थी, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन में होगी, लेकिन न्यूटन के लॉ नहीं लगेंगे, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। विदाउट एनी फोर्स बॉडी एक्सेलरेशन में होगी और यहाँ पर इस तरीके के ऑब्जर्वर्स के साथ हम डील करेंगे। यानी जो ऑब्जर्वर है या जो बॉडी है वो मोशन में तो होगी लेकिन कोई फोर्स वहां पे नहीं लग रही होगी। यानी न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है या न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या न्यूटन के जो थर्ड लॉ है कोई भी ओबे नहीं होते हैं। तो ये कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस।